नमस्कार, मेरा नाम है पार्थ। ये मेरा पहला एपिसोड है और मुझे उम्मीद है कि आपके उत्साहवर्धन और इंस्पिरेशन से हमारा और आपका साथ जारी रहेगा। इस कार्यक्रम को शुरू करने के पीछे ये उद्देश्य है कि भारत से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा की जाए, साथ ही सेल्फ डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स और जीवन से जुड़े कुछ फलसफों के बारे में बातचीत हो। एक ऐसा कार्यक्रम जो सिर्फ राजनीति पर ही फोकस ना हो, बल्कि उसमें अपने जीवन को और बेहतर बनाने की दिशा में भी चर्चा हो। आप सोच रहे होंगे, लीजिए एक और जन आ गए अपना चैनल खोलने। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज एक बार पूरी बात सुन लें। अगर आपको मेरी बातें लॉजिकल लगे, ठीक लगे, तो आगे के एपिसोड्स भी देखिएगा। मैं आपसे यह संवाद क्यों शुरू कर रहा हूं? इसका मुख्य कारण यह है कि समय के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, जहां भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, उस मोड़ पर भारतीय मूल के होने के नाते अगर मैं भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण की दिशा में थोड़ा सा भी योगदान दे सकूं तो मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगा। जहां भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं, वहीं जबरदस्त चुनौतियां भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको बस 1 मिनट में बताऊंगा। पिछले 25 सालों से मैं विदेश में रह रहा हूं, जिसमें से करीब 17 साल उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में बीते। मैंने पिछले 17 सालों में नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को करीब से जाना है, यहाँ की पॉलिटिक्स को देखा है, पैंतरों को समझा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बढ़ाने के लिए तमाम देश कैसे कैसे जियोपॉलिटिकल शतरंज खेलते हैं, दांव पेचों का प्रयोग करते हैं, उसे अध्ययन करने का मौका मिला है। और 2020 की बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू हुआ हूं, जो आने वाले कई सालों तक इस दुनिया पर अपना असर दिखाएंगे। यकीन मानिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले शतरंज और उसके दांव पेचों का इस्तेमाल भारत पर भी भरपूर मात्रा में किया जाता है, और इन दांव पेचों से भारत के लोग अक्सर किसी न किसी रूप में प्रभावित हो जाते हैं। अगर समस्त भारतीय उन खेलों को समझ जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जा रहे हैं भारत को कमजोर करने के लिए, तो आप देश को विपत्तियों से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर देश सकुशल सेफ रहता है तो देश के लोगों की समस्याएं भी कम होती हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय दांवपेच सालों से चलते रहे हैं और चलते रहेंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते, लेकिन चौकन्ने रहकर कामयाब जरूर हो सकते हैं उन्हें पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में। इस दिशा में ही मेरा प्रयास होगा विभिन्न पहलुओं को आपके सामने रखने का, ताकि आप खुद ब खुद समझ जाएं कि कौन से तार कहां कहां जुड़ रहे होंगे, माजरा क्या है। आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि विभिन्न पहलुओं को जानने से क्या लाभ होगा, हमें क्या मतलब है। अगर भारत में रहने वाले लोग और दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग जिन्हें भारत से प्यार है, वो सब भारत की संभावित चुनौतियों के बारे में अगर पहले से अंदाजा लगा सकें और उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो जाएं, तो प्रगति के पथ पर भारत की गति को कोई धीमा नहीं कर पाएगा। जाहिर है, अगर भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, देश तरक्की की राह पर बढ़ता चलेगा, तो देश में रहने वालों के लिए भी अधिक सुख चैन की बात होगी। इस संवाद को शुरू करने के पीछे यही है मेरा उद्देश्य। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा यह प्रयास किसी पार्टी या व्यक्ति द्वारा प्रेरित नहीं है। इसके लिए किसी ने मुझे किसी तरह से इंसेंटिवाइज भी नहीं किया है। इसलिए जो नजरिए मैं आपके सामने रखूंगा उसमें कोई झिझक नहीं होगी, बेबाक रखूंगा। विदेश में रहकर मैंने विभिन्न घटनाओं और डेवलपमेंट्स को जिन दृष्टिकोणों से समझा है, उनके आधार पर मैं भारत की वर्तमान घटनाओं पर जो नजरिए पेश करूंगा वो हटकर होंगे। वो किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शायद नहीं मिलेंगे। कई स्टडीज का मानना है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। इसकी जबरदस्त संभावना है, परंतु वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। रास्ते में तमाम परेशानियां आएंगी, रोड़े अटकाए जाएंगे। अगर भारत के लोग संभावित समस्याओं के बारे में पहले से सजग रहें, एंटीसिपेट कर सकें और प्रोएक्टिवली कार्रवाई कर सकें, तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं। मैं भारतीय मूल का हूं, इसलिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही मुख्य रूप से बात करूंगा। दूसरे देशों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। हां, कभी कोई कंपैरिजन करना हो या बात को स्पष्ट करने के लिए कोई रेफरेंस देने की आवश्यकता हो, तो कभी कभार दूसरे देशों का उल्लेख किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस संवाद में देश के खास मुद्दों पर चर्चा तो होगी ही, इसके अलावा जीवन से जुड़े कुछ विविध बातों पर भी चर्चा होगी। मसलन खुद को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, करियर में आगे बढ़ने के लिए कौन से सॉफ्ट स्किल्स महत्वपूर्ण हैं वगैरह। इसके अलावा कुछ जीवन संबंधी फिलॉसफी के बारे में भी उल्लेख करूंगा। मैंने अपने करियर में जिन खास बातों को महसूस किया है, उन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है उनमें से कुछ बातें आपको काम की लगी। मेरा प्रयास होगा कि लगभग सारे आयु वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ दिलचस्प बातें अवश्य हों इस चर्चा में।
मैं अपने एपिसोड्स का ड्यूरेशन 15-16 मिनट के आसपास रखने की कोशिश करूंगा। मेरा विचार है कि भाषा को मिला जुला रखा जाए। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को इस बनावट के साथ। कुछ चेंजेस होते रहेंगे जैसी आवश्यकता होगी। अगर आपको लगता है कि फला परिवर्तन किया जाए तो और बढ़िया रहेगा तो अपने सुझाव अवश्य दें। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। हाँ, मैं आप सबसे एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा और वो ये कि अगर इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया कोई नजरिया किसी के नजरिए से मेल ना खाए तो अपशब्दों के प्रयोग के बजाय अपनी बात को शालीनता से कहें। बातें भद्र तरीके से भी हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये तो जानकारी थी इस संवाद को मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, इस शो का स्वरूप क्या होगा। आशा करता हूं कि आपके मन में जो मूलभूत सवाल उठ रहे होंगे उनके जवाब आपको मिल गए। तो अब बढ़े आज के पहले टॉपिक की ओर। कई हॉट टॉपिक्स हैं जैसे किसान आंदोलन, कोरोना वैक्सीन, बंगाल में चुनाव, तांडव वेब सीरीज पर बवाल, सुशांत सिंह राजपूत केस, रिपब्लिक टीवी से जुड़ी घटनाएं, राजनीतिक पार्टियों का रुख इत्यादि। समय के साथ साथ नए नए टॉपिक जुड़ते चलेंगे और उन पर चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो किस मुद्दे से शुरू करें? इन मुद्दों पर चर्चा करने से पहले मैं ये जरूरी समझता हूं कि आप कुछ बैकग्राउंड चीजों को अवश्य जान लें। इस बैकग्राउंड का जानना बहुत आवश्यक है। इस बैकग्राउंड से वाकिफ होने के बाद ही आपको इन मुद्दों को समूचे तौर पर यानी होलिस्टिक दृष्टि से समझने में आसानी होगी। मैं आगे के एपिसोड्स में भी बार बार इस बैकग्राउंड के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करता चलूंगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 21वीं सदी में भी खेल मुख्यतः अपना दबदबा, अपना डोमिनेंस बनाए रखने का है। इस खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन और कुछ हद तक फ्रांस, जर्मनी, कनाडा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये मुख्य खिलाड़ी कई तरह के पैंतरे अपनाते हैं, जैसे गुटबाजी, उदाहरण के तौर पर G7 देशों का गुट, नेटो, फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, वर्ल्ड बैंक में अपनी पैठ, बायलैटरल मिलिट्री पार्टनरशिप्स इत्यादि। और भी उदाहरण हैं इस तरह के। फिर ये मुख्य खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना कंट्रोल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं उनमें खास हैं आर्थिक मदद, आर्थिक दबाव, अर्थव्यवस्था में घुसपैठ और सेंध, हथियार सप्लाई, सामाजिक ताने बाने में घुसपैठ और सेंध लगाना, सांस्कृतिक ताने बाने में घुसपैठ और सेंध लगाना जिसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या साइऑप्स का प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ और पीछे से कंट्रोल की कोशिश, या सीधे शब्दों में कहें तो राजनीतिक पार्टियों में खास लोगों को अपना पालतू बनाने की कोशिश। इसके अलावा सरकारी तंत्र में घुसपैठ। 21वीं सदी के खेल में एक खास ट्विस्ट आया है। 21वीं सदी में किसी देश पर सीधे डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन द्वारा कब्जा बनाने की कोशिशें कम होंगी। छोटी मोटी घटनाएं जरूर होती रहेंगी, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट का मुख्य तौर पर प्रयोग होगा या ऑलरेडी हो रहा है उसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर या एसिमेट्रिक युद्ध। ये एसिमेट्रिक युद्ध क्या है? एसिमेट्रिक युद्ध में मिलिट्री हथियार के अलावा अनकन्वेंशनल या गैर पारंपरिक तरीकों या टैक्टिक्स, जिन्हें हम पैंतरे कह सकते हैं, का इस्तेमाल किया जाता है। गैर पारंपरिक तरीकों या टैक्टिक्स के उदाहरण है इंफॉर्मेशन या सूचना का हथियार में प्रयोग, बायोवेपन्स या जैविक हथियार, सैबोटाज यानी गड़बड़ी की साजिश। यह साजिश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर करवाई जा सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण रिसर्च का सैबोटाज, इंसर्जेंसी या विद्रोह करवाना। 2020 में जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में एसिमेट्रिक युद्ध कॉन्सेप्ट के प्रयोग में तेजी आई और इंफॉर्मेशन या सूचना को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया और उसका क्या कमाल हुआ, वो अपने आप में बहुत ही रोचक किस्सा है। इसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। आगे के एपिसोड्स में जैसे जैसे हम किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब मैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर के प्रयोग के बारे में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। अब आते हैं भारत पर। अगर भारत आने वाले 10 सालों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर, आर्थिक शक्ति बन जाए तो क्या ये बात भारत के दुश्मनों और दुनिया में दादागिरी करने वाले जो देश हैं उन्हें ये बात हजम होगी? ये तो उनके लिए सिरदर्दी की बात हो जाएगी। क्यों? वो इसलिए कि उनको इस बात का डर सताएगा कि भारत तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए सवेरे का उदय कर देगा जिसमें गुटबाजी या दादागिरी का चलन कम हो जाएगा। दादागिरी करने वाले देश उतनी मनमानी नहीं कर पाएंगे शायद। तो ये देश क्या करेंगे भारत को कमजोर करने के लिए? वो इस्तेमाल कर सकते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट का, जिसका प्रयोग शायद भारत के कई मौजूदा घटनाओं में भी किया जा रहा है।
अगर हम भारत की वर्तमान घटनाओं को सिर्फ भारत की परिधि के अंदर रहकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम उनका बिल्कुल सटीक आंकलन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जाहिर है सटीक स्ट्रेटेजी भी नहीं बन पाएगी। आने वाले एपिसोड्स में इन घटनाओं पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और मामला साफ होता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे। आप इस बैकग्राउंड को कृपया अपने जहन में उतार लीजिए। मैं इसी बैकग्राउंड के आधार पर भारत की विभिन्न घटनाओं और मुद्दों पर अपने नजरिए प्रस्तुत करूंगा, नजरिए जो हटकर होंगे। आज के एपिसोड में अगर हम किसी एक मुद्दे पर चर्चा करने लग जाएं तो ये एपिसोड शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो पहला एपिसोड था जिसमें हमने मीट एंड ग्रीट की प्रक्रिया पूरी की, है ना? अगले एपिसोड से हम शुरू करेंगे किसी एक मुद्दे पर चर्चा के साथ। उसके बाद हम खुद को बेहतर करने के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ जीवन संबंधी फलसफा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? कृपया अपने सुझाव नीचे लिखें कि अगले एपिसोड में किस मुद्दे से चर्चा शुरू की जाए। अब आज की चर्चा से जुड़ी एक रोचक बात। चीन के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सुन त्सू, जिनका जन्म ईसा पूर्व 544 में हुआ ऐसा माना जाता है, ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। बुजुर्ग कह गए हैं कि इतिहास को जाने बिना भविष्य के बारे में आप सटीक स्ट्रेटेजी बनाने में कामयाब नहीं होते। ऐसा माना जाता है कि चीन के टॉप पॉलिटिकल नेता और मिलिट्री अधिकारी सुन त्सू के इस किताब से भली भांति परिचित होते हैं। सुन त्सू ने एक जगह लिखा है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े शत्रु को पराजित करो। 2020 में चीन ने इस वाक्य को अक्षरशः पूरा किया, जिसका असर अमेरिका समेत तमाम विकसित और दूसरे देशों पर पड़ा। सुन त्सू एक और जगह कहते हैं, नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल। भारत के लोगों को अपनी मजबूतियों और साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी जानना होगा, तभी वे और मजबूती से नंबर 1 होने की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं वीक पॉइंट्स के बारे में अधिक चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में हम मोटामाटी जानते हैं, लेकिन जिन कमजोरियों को मैंने देखा है खासतौर पर विदेश में रहते हुए, उनका उल्लेख करना चाहूंगा, जिससे लोग उन खामियों पर ध्यान दे सकें और अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखार सकें। अब जाते जाते कुछ फलसफे की बात। इफ देयर इज मेस इनसाइड देयर विल बी मेस आउटसाइड। अगर मन के अंदर कंफ्यूजन है, अशांति है, तो इसका असर बाहर भी पड़ेगा। लिहाजा अपने अंदर के फोकस को शार्प करें, मन की उलझनों को साफ करें, अपने राह को अधिक सफाई से देख पाएंगे और समस्याओं का बेहतर हल ढूंढ पाएंगे। आज बस इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। अपने विचार नीचे अवश्य बताएं। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, मुस्तैद रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।